नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले के आकार को काफी कम कर दिया है। इसे उनके हाल की घरेलू यात्रा के दौरान लागू किया गया। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार जरूरी सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की गई। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि बिना नई गाड़ियां खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाए। वैश्विक अनिश्चितता के बीच पीएम मोदी की अपील का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी केवल आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी करने के दिए निर्देश। साथ ही काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने को कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सचिवालय, निदेशालय की 50% आंतरिक बैठकें भी वर्चुअली की जाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि उनके कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। राज्य के मंत्रियों को भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों के उपयोग का निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या सीमित करने और अनावश्यक वाहनों के प्रयोग से बचने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के समस्त अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अपने वाहनों में मितव्ययिता बरतें। पीएम मोदी की अपील पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय पीएम मोदी जी की अपील पर आपने जो राष्ट्रभक्ति दिखाई है वो गुजरात की असली पहचान है। पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में सोने की खरीद में भारी कमी आई है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारत ने फिर अपनी ऊर्जा नीति को लेकर दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की तेल खरीद नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों और अपने नागरिकों की जरूरतों से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और वैश्विक बाजार की स्थितियों को देखते हुए तेल की खरीद कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। पीएम मोदी की नॉर्डिक देशों की यात्राओं के दौरान नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवर्तन के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी ताकि विकसित भारत की संकल्पना मजबूत हो सके। रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री के आगामी 5 देशों के दौरे को लेकर जानकारी दी। पीएम की 5 देशों की यात्रा यूएई से शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। पीएम मोदी की नॉर्डिक देशों की यात्राओं के दौरान नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवर्तन के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी ताकि विकसित भारत की संकल्पना मजबूत हो। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस आयोजन की थीम है ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग ऑफ रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक इस साल के अंत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की नींव रखेगी। भारत दौरे के दौरान तमाम देशों के शीर्ष राजनयिक और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला का नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने उनका स्वागत किया।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वैश्विक मंच पर अपना रुख साफ करते हुए पाकिस्तान और उससे संरक्षण देने वाले मददगारों को खरी खरी सुनाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का एकमात्र उद्देश्य उस आतंकवादी ढांचे को नस्तनाबूद करना था जो पाकिस्तानी जमीन से और वहां की सरकार के इशारे पर संचालित हो रहा है। भारत ने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ थी। पुदुचेरी में एन रंगासामी ने आज 5वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एन रंगासामी को सम्मानित किया। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और एनडीए गठबंधन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आज राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में ली शपथ। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के बाकी विधायकों ने भी शपथ ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जब विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे तो विधानसभा परिसर में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आज दोपहर 2 बजे नवन्ना सभागार में 41 विभागों के सचिवों की अहम बैठक बुलाई है। सभी सचिवों को विभागों के बजट आवंटन और खर्च का पूरा ब्यौरा लेकर उपस्थित रहने के निर्देश हैं। सीएम शुवेंदु ने विभागीय परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति और उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी भी मांगी है। मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीनों की कार्ययोजना भी तलब की है। पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय ने राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये कदम नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी द्वारा राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिए गए। पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों को 15 मई तक अपने थाने में रखे हथियारों और गोला बारूद का सत्यापन करना होगा। इसके बाद 16 मई से 2 सप्ताह तक राज्यव्यापी अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 में कच्चा बम और उसे बनाने का सामान बरामद किया गया है। सूचना मिलने पर नेहाटी पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच शुरू कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम की पहचान और सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के जरिए देश के विकास में योगदान देने की दिशा में सरकार लगातार काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है और राज्य सरकार अपने सभी चुनावी वादों को लागू करने की पूरी कोशिश करेगी। केरल में अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के बावजूद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। केरल में कांग्रेस नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि दोबारा वायनाड से जीत हासिल नहीं होगी और केरल के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा में अभिनेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के पार्टी ने 144 सदस्यों के समर्थन से फ्लोर टेस्ट जीता। महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तहसील में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घटना के समय वहां 300 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। तेज बारिश और आंधी के कारण करीब 30 श्रद्धालुओं ने एक दीवार के पास शरण ली थी। तभी दीवार अचानक गिर गई जिसकी वजह से हादसा हुआ। घायलों का इलाज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के छोटे बेटे थे। प्रतीक यादव बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और इलाज चल रहा था। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैक्किना से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैक्किना से मुलाकात कर बहुत खुशी हुई। बाजारों और सोर्सिंग में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। मालदीव के विदेश मंत्री इरुथिशम एडम अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची है। यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। नीट पेपर लीक मामले में नासिक क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम करनार को हिरासत में लिया है। सीबीआई की 4 टीमें नासिक में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दफ्तर पहुंची थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को इसका प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर रद्द कर दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को भारत के 551 शहरों और अन्य देशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। केंद्र सरकार ने सीबीआई को इन अनियमितताओं की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया है। केंद्र से निर्देश मिलने के बाद सीबीआई ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस में कमी आई। दिल्ली एनसीआर में आज भी आंशिक बादल छाए रहने, गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का है अनुमान। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है, जिसे सनातन परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस अवसर पर देश भर के विष्णु मंदिरों में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला। सेंसेक्स 6 अंक की गिरावट के साथ 74,553 और निफ्टी 10 अंक की मामूली तेजी के साथ 23,390 पर था। रुपया शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक निचले स्तर से 16 पैसे चढ़कर 95.52 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने आज से लागू होने वाली एक नई अधिसूचना के तहत कीमती धातुओं और उनके उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी की दरों में बदलाव किया है। अब सोने और चांदी के उत्पादों पर 5% ड्यूटी लगेगी, जबकि प्लेटिनम के उत्पादों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को यात्रियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर के बीच शुरू हुई इस आधुनिक ट्रेन सेवा ने अपने संचालन के शुरुआती 10 दिनों में ही लगभग 45,000 यात्रियों को सफर करवाया है। आरबीआई ने मुंबई स्थित सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति और भविष्य में कमाई की खराब संभावनाओं को देखते हुए की गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना देश में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक कुशल कार्यशक्ति विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बनकर उभर रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार की आर्थिक विकास नीति गरीबों, किसानों, उद्योगों और श्रमिकों के हित में संतुलन बनाने पर केंद्रित है। देश के सरकारी बैंकों ने मुनाफे का नया रिकॉर्ड बना दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का शुद्ध मुनाफा वित्तीय वर्ष में 11% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर 1.98 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा जीवीके एनर्जी लिमिटेड की 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने 1 वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व के सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की है। भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 20% बढ़ोतरी हुई है, जबकि उत्पादन क्षमता करीब 85% बढ़ गई है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों, खासकर युद्ध और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में भारतीय जहाजों को जोखिम बीमा उपलब्ध कराने के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल की शुरुआत की। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने वर्ष 2026 से 2033 तक के लिए नया 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 3.48% रही। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.74% और शहरी क्षेत्रों में 3.16% रही। सरकार समर्थित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजीहाट ने स्वदेशी नाम से एक खास मार्केट प्लेस लॉन्च करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य असली मेड इन भारत उत्पादों को बढ़ावा देना और देश में स्थानीय उत्पादन व्यवस्था को मजबूत करना है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तेजी से भविष्य के टिकाऊ ईंधन के रूप में उभर रहा है। द टाइम्स कुवैत की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे सफल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बायोफ्यूल कहानियों में शामिल हो गया है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कहा है कि उसकी समुद्री क्षेत्र की सब्सिडरी एस्ट्रो ऑफशोर ने अमेरिका की इंजीनियरिंग और एप्लाइड टेक्नोलॉजी कंपनी ओशनियरिंग इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। गूगल और एप्पल ने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज मैसेजिंग आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू करने का ऐलान किया है। अब दुनिया भर की खबरों पर एक नजर। श्रीलंका में डेंगू का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2026 से अब तक इस वायरल संक्रमण से 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 27,754 मामले दर्ज किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस इस साल के अंत तक अपनी नई सर्मत रणनीतिक परमाणु मिसाइल तैनात करेगा और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर वेनेजुएला का एक नक्शा शेयर किया। इसमें उन्होंने अमेरिकी झंडा दिखाया है। इसमें लिखा है 51st स्टेट, यानी कि अमेरिका का 51वां राज्य। इस तस्वीर के माध्यम से उन्होंने वेनेजुएला को अमेरिका का ही एक राज्य बनाने की पुष्टि की है। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने जनवरी में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखेगा और किसी भी समय अमेरिका का हिस्सा बनने की योजना उसकी नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब पर हुए हमलों के जवाब में कथित रूप से सऊदी अरब ने ईरान पर कई गुप्त हवाई हमले किए हैं। ये पहली बार माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने सीधे ईरानी जमीन पर सैन्य कार्रवाई की है। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ गहरा सैन्य संबंध है और वो अपनी सुरक्षा के लिए लंबे समय से अमेरिकी सेना पर निर्भर रहा है, लेकिन 10 हफ्तों तक चले इस युद्ध ने दिखा दिया कि सऊदी अरब अब भी हमलों के प्रति असुरक्षित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने की महत्वाकांक्षी योजना पर अगले 20 वर्षों में करीब 1.2 हजार अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होने का है अनुमान। इस योजना को गोल्डन डोम फॉर अमेरिका मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 420 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 118 मरीजों की पुष्टि हुई है और 1105 नए संदिग्ध संक्रमण भी दर्ज किए गए। जानकारी के अनुसार अमेरिकी खाद्य एवं औषधि आयुक्त मार्टी मकारी इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। यह संघीय स्वास्थ्य विभाग में नेतृत्व का नवीनतम बदलाव है और बढ़ते दबाव अभियान के बाद हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में स्थित गैस सुविधाओं पर हमला किया है। हजारों अर्जेंटीनी नागरिकों ने ब्यूनस आयर्स और देश के बड़े शहरों में मार्च निकाला। उनका मुख्य संदेश था कि राष्ट्रपति जेवियर मिले सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के बजट में की गई कटौती को वापस लें।
ईरान के मुख्य वार्ताकार ने अमेरिका से अपनी नई शांति योजना को स्वीकार करने की अपील की है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी लोगों के अधिकार को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, जैसा कि ईरान ने अपने 14 बिंदु प्रस्ताव में स्पष्ट किया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। दुनिया भर में इसके बुरे प्रभाव नजर आ रहे हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 20 से ज्यादा फ्रांसीसी लोगों से संपर्क किया जा रहा है। इन लोगों की जांच की जा रही है या उन्हें अस्पताल में आइसोलेट किया जा रहा है, क्योंकि वो हंता वायरस से बीमार एक व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने अपनी सरकार के 4 मंत्रियों को वीटो पावर दे दी है। इनमें वित्त मंत्री एंड्रास कार्मन भी शामिल हैं। ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने किर स्टारमर के पद छोड़ने के दबाव की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो किर स्टारमर को पूरा समर्थन देते हैं और पार्टी में ऐसा कोई दावेदार नहीं है जो उन्हें गंभीर चुनौती दे सके। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में विजयी शुरुआत की है। भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में इंडोनेशिया जोड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद 7वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन होंगे। कोहनी की चोट के कारण थॉमस कप सेमीफाइनल नहीं खेल पाने वाले लक्ष्य पहले दौर में सिंगापुर के जासन तेजिया हिंग से भिड़ेंगे। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। आयुष को जापान के 6ठी वरीयता प्राप्त विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता होडाकू नाराओका से शिकस्त दी। महिला एकल में 6ठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने पहले दौर में आसान जीत हासिल की। सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग को 21-9, 21-12 से शिकस्त दी। एशियन अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लक्ष्य फोगाट ने अंडर 17 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया के सेओंगमिन ली को 5-0 से हराया। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स रायपुर में आमने सामने होंगे। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर चल रही आरसीबी की नजर जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। केकेआर के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद टीम ने लगातार 4 जीत दर्ज कर वापसी की है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। गुजरात से जीत के लिए मिले 169 रन के जवाब में हैदराबाद की टीम 14 ओवर 5 गेंद में 86 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हैदराबाद का आईपीएल में ये न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले 2019 में टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ 96 रन पर ढेर हुई थी। गुजरात की आईपीएल में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। तेज गेंदबाज नाहिद राणा के 5 विकेट की बदौलत बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रन से हरा दिया है। बांग्लादेश के 268 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान दूसरी पारी में 163 रन पर सिमट गया। सऊदी प्रो लीग की खिताबी रेस रोमांचक होती जा रही है। अल नज़र के गोलकीपर बेंटो के इंजरी टाइम में किए गए आत्मघाती गोल ने टीम के खिताब जीतने के इंतजार को बढ़ा दिया है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिनर ने हमवतन खिलाड़ी आंद्रे पेलेग्रिनो को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ सिनर ने मास्टर्स 1000 स्तर पर लगातार 31 मुकाबले जीतने के नोवाक जोकोविच के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। क्वार्टर फाइनल में सिनर का मुकाबला 12वीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रुब्लेव से होगा। इटालियन ओपन में अमेरिका के स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने शानदार जुझारूपन दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गॉफ ने रूस की मर्रा एंड्रीवा को 3 सेटों के रोमांचक मुकाबले में 4-6, 6-2, 6-4 से हराया।
इटालियन ओपन में रोमानिया के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी सोराना सिसिलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 36 वर्षीय सिसिलिया ने क्वार्टर फाइनल में लातविया की येलेना ओस्टापेंको को सीधे सेटों में 6-1, 7-6 से हराया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।